दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज़ होती है। सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। मतलब जो भी कोई एक इवेंट होने वाला है उस पर्टिकुलर इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं, इस चीज़ को जब हम लोग न्यूमेरिकली डिस्क्राइब कर पाते हैं, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकली मतलब कि हम लोग उसको नंबर्स में दिखा पाते हैं। नंबर्स में इन द सेंस 0.5, 0.2। तो इस तरीके से जब हम लोग न्यूमेरिकली डिस्क्राइब कर पाते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के होने के चांसेस को, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, और हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर और प्रोपोजिशन इज ट्रू। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। मतलब जब भी आप किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। जहां पर 0 का जो मतलब होता है वो होता है इम्पॉसिबिलिटी। मतलब वो जो पर्टिकुलर इवेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो फिर वो इवेंट होगा ही नहीं। ठीक है, इम्पॉसिबल है कि वो इवेंट हो जाए अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। इसी के ऑपोजिट अगर उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1, तो यहाँ पर ये जो होता है ये सर्टेनिटी को शो करता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर इवेंट की जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई है उसके होने के 100% चांसेस हैं, कंफर्म वो इवेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 1। तो 0 का मतलब हो गया इम्पॉसिबिलिटी, मतलब वो इवेंट अकर ही नहीं करेगा। 1 का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर इवेंट जो है वो 100% श्योरिटी के साथ में अकर करेगा। अब यहाँ पर जो 0 से 1 के बीच की रेंज की बात की गई है, आपकी ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, बहुत रेयर केस होता है कि आपको 0 मिले या फिर 1 मिले एग्जैक्ट। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा इसके बीच में लाई करती है, और वैल्यू जितनी क्लोजेस्ट होगी 1 के, मतलब जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को शो करेगी उस पर्टिकुलर इवेंट के होने की। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द मोर लाइकली इट इज दैट द इवेंट विल अकर। मतलब अगर कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.3, उसी के अपोजिट दूसरा एक जो उसका इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो यहाँ पर जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे अकर होने के, उस पर्टिकुलर इवेंट के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो कि आपको देखने को भी मिलती हैं। कई बार जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ये टर्म्स देखने को मिलते हैं और कई बार उनमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है हम लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्लान्ड ऑपरेशन कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब हम जब भी कोई प्लान्ड ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं और वो जो ऑपरेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर है। जैसे लैब्स के अंदर आप लोग देखते हो, लैब एक हमारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हम लोग कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करें, प्लान्ड ऑपरेशन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप लोग देखते हो कि लैब में कई तरीके के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, तो वहाँ पर उसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं। इसीलिए हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर है और पहले से हमने उसको प्लान कर रखा है। ऐसा नहीं कि रैंडमली गए और वहाँ पर हम लोग केमिकल्स को मिलाने लग गए। वो पूरा का पूरा जो हो रहा है एक्सपेरिमेंट उसको प्लान किया गया है। नेक्स्ट इसी से निकल करके एक आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, अगर उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, वो हमको पता है, लेकिन कौन सा आउटकम एक्चुअल में आने वाला है ये हमको नहीं पता है। जैसे कि बात अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, आपने डाइस को थ्रो किया, आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 और 6। आपको ये पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में आपको 6 नंबर के बीच में कोई एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो एग्जैक्टली कौन सा नंबर वहाँ पर निकल करके आने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल हुज आउटकम इज नॉट परफेक्टली प्रेडिक्टेबल। आप उसके आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो परफेक्टली, बट फॉर विच द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज नोन। आपको ये पता है कि कौन कौन सी आउटकम आ सकती है, लेकिन कौन सी आउटकम एग्जैक्टली आएगी इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर सैंपल स्पेस। अभी हम लोगों ने सैंपल स्पेस ही बनाया, ये जो लिखा हुआ है सैंपल स्पेस है, मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उनको हम लोग जब एक सेट के फॉर्म में लिख देते हैं,
सेट इन द सेंस इस तरीके से अगर हम लोग उसको लिख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ठीक है, तो डाइस का ये हो जाएगा, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन को टॉस करने पे ये सैंपल स्पेस हम लोगों को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रायल। अब ट्रायल क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट, सपोज हम लोग एक्सपेरिमेंट को, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट कि हम लोग 5 बार डाइस को थ्रो करेंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था कि एक डाइस को हम लोग 5 बार थ्रो करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उसमें 5 बार में क्या क्या नंबर आ रहे हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5 बार उसको परफॉर्म कर रहे हो तो एक एक बार मान लीजिए परफॉर्म करो। आपने पहली बार परफॉर्म किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया, फिर 5वीं बार किया। तो हर बार ये जब भी आप इंडिविजुअली इसको परफॉर्म कर रहे हो तो उसको आप बोलते हो ट्रायल। तो ट्रायल का मतलब क्या होता है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर सिंगल एक ट्रायल को, उसके एक सिंगल जो हम लोग उसकी परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए जैसे मान लेते हैं अभी हम लोगों ने जो डाइस का लिया, ठीक है, तो डाइस का सैंपल स्पेस हम लोगों ने बनाया था 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हम लोगों ने सैंपल स्पेस बना लिया एक डाइस को थ्रो करने का। अब यहाँ पर मैंने कहा कि एक इवेंट आप मुझे बना करके दिखाइए, और इस इवेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। जैसे अब मैंने कहा कि एक इवेंट आप मुझे बना के दिखाइए जिसमें कि आपके जो एलिमेंट्री यूनिट्स होंगे वो होंगे मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो आपने एक इवेंट बनाया ए जिसमें आपने मल्टीपल ऑफ 2 का लिया। तो 2 के कितने नंबर है, 2 है, 4 है और 6 है। तो ये जो आपने बनाया है इसको आप बोलोगे इवेंट। ठीक है, इवेंट। अब ये जो बना है आपका ये क्या है, सबसेट है। सबसेट किसका, सैंपल स्पेस का। तो जब भी हम लोग एक सबसेट बनाते हैं एक सैंपल स्पेस के उससे निकाल करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। अब वो जो इवेंट है वो किस तरीके का होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि मतलब वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो इवेंट हमारा कंपोजिट है, कंपाउंड है, जॉइंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, वो आगे की बात है। लेकिन जो सबसेट आपने निकाला है उस सबसेट को आप लोग बोलते हो इवेंट। An event that contains no sample points is called an impossible event। अब यहीं पर आपने जो डाइस को थ्रो किया था, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे एक इवेंट बना के दिखाइए जिसमें आप लेंगे मल्टीपल ऑफ 7। अब आपने डाइस को थ्रो किया, आपको नंबर्स मिले हैं 1 2 3 4 5 6, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे इवेंट बना के दिखाइए जिसमें मल्टीपल ऑफ 7 की एलिमेंट्री यूनिट्स हो। तो आपने ए किया। अब आपने इसमें देखा कि आपको मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 आपको मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्री यूनिट आएगी ही नहीं। तो ऐसी इस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये इवेंट हो ही नहीं सकता है। यहीं पर सैंपल स्पेस को बोला जाता है सर्टेन और श्योर इवेंट। क्यों, क्योंकि जब भी आप एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पर कंफर्म है कि सैंपल स्पेस जो आपने बनाया वो तो सारी पॉसिबल आउटकम को लेके बना हुआ है। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सबको लेकर के बना हुआ है। तो कंफर्म बात है कि इनमें से कोई ना कोई तो अकर करेगा ही करेगा, या तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 4 5 6। ठीक है, तो इसीलिए सैंपल स्पेस हमारा जो होता है वो सर्टेन या फिर श्योर इवेंट कहलाता है। और लास्ट में बोल रहे हैं इवेंट कंटेनिंग ओनली 1 सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जैसे 7 का लिया था, यहीं पर मैं अगर आपसे बोलूँ कि मल्टीपल ऑफ 5 का एक इवेंट बना करके आप मुझे दिखाइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऐसी यूनिट मिल रही है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, वो खुद 5 है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल या फिर एलिमेंट्री इवेंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट इवेंट की। अब देखिए कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट इवेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस वही दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 डाइस को थ्रो किया, इसमें से एक हम लोगों ने इवेंट बनाया 1 3 और 5 का, जो कि ऑड नंबर्स का इवेंट हम लोगों ने बनाया था। इस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इवेंट। अब कॉम्प्लेक्स इवेंट क्यों बोलेंगे, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक ये किस में होगा, मान लीजिए x y और z, ये 3 इवेंट हम लोगों ने बनाए। यहाँ पर हम लोगों ने 1 को रखा, यहाँ पर हम लोगों ने 2 को रखा, और यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 को रखा, 1 3 और 5। ठीक है, तो ये 3 इवेंट्स को मिला करके हमने एक इवेंट बना दिया 1 3 और 5। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर कंपोजिट इवेंट। जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको
A composite event is an event made up of grouping of elementary events. The union of simple events is a composite event. तो जो यूनियन होता है, यूनियन का मतलब हम लोग उनको ऐड कर देते हैं। जैसे अगर आप x, y और z, यूनियन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं u से, तो x यूनियन y यूनियन z, इनका अगर आप एक वो बनाते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं, एक इवेंट बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास में आ जाएगा 1, 3 और 5। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट इवेंट। ठीक है, तो इट इज़ अ मेड अप बाय ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब आप कुछ उसमें अलग नहीं है, जो भी आपके पास में एलिमेंट्री यूनिट्स हैं उनको जब आप ग्रुप कर देते हो तो उसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट इवेंट्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूनियन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कंपाउंड या फिर जॉइंट इवेंट। अब जैसे वहां पर हम लोगों ने देखिए यूनियन की बात करी थी, यहाँ पर उसका ऑपोजिट होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात होगी। जैसे द अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स टुगेदर और इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर इवेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस हमारी बनी हुई डाइस की, ए इवेंट हम लोगों ने बनाया 2, 4, 6 जो कि इवेंट पॉइंट्स का था। एक हम लोगों ने इवेंट पॉइंट्स का एक इवेंट बनाया, दूसरा हम लोगों ने बनाया मल्टीपल ऑफ 3 का, जिसमें हमारे पास में यूनिट्स आई 3 और 6। अब इसके बाद हम लोगों ने एक इवेंट लिया जहां पर सी हमने उसको बोला, और सी में हमने बोला कि ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 जब भी आप डाइस को थ्रो करते हो तो ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 हमारा क्या होगा, सीधी सी बात है 6 होगा। तो 6 देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है कंपाउंड इवेंट। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सी इवेंट। तो जो सी इवेंट है वो हमारा किसको मिला के बना है, ए इंटरसेक्शन बी को मिला करके बना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इन दोनों में जो भी कॉमन है, जैसे ये वाले जो इवेंट अगर आप देखेंगे 2, 4 और 6, 3 और 6, इन दोनों में जो भी कॉमन है सिर्फ उसी को हम लोग लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब यहीं पर अगर ए यूनियन बी की हम लोग बात कर दें, ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो हम लोग इनके सारे इवेंट ले लेंगे। जैसे 2 इवेंट हमने ए से उठा लिया, उसके बाद हमारे पास में ये 3 आ गया, उसके बाद हम लोगों ने फिर इस पे गया तो ये हो गया 4, उसके बाद 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ए यूनियन बी। और यहीं पर जब ए इंटरसेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास में क्या आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ 6, क्योंकि ये जो 6 है यही इन दोनों में कॉमन है। तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कंपोजिट इवेंट। ठीक है, ये हो जाएगा कंपोजिट। और ये जो इंटरसेक्शन वाला है इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड या फिर जॉइंट इवेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ये जो 2 इवेंट हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक इवेंट ए लिया और एक इवेंट हम लोगों ने बी लिया, तो ये जो 2 इवेंट हैं अगर ये दोनों इवेंट साथ ही में अकर नहीं कर सकते, मतलब जो दोनों इवेंट है ए और बी ये दोनों साथ में अकर नहीं अगर कर पा रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पे या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आ सकते कभी भी। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इज इनकम्पैटिबल विद द अकरेंस ऑफ द अदर, दैट इज दे कैन नॉट बोथ हैपन एट द सेम टाइम। मतलब जो दोनों इवेंट है, जैसे हेड और टेल, हमने जब कॉइन को टॉस किया तो ऐसा तो नहीं कि हेड और टेल दोनों साथ के साथ आ जाएंगे, या तो हेड मिलेगा या तो हम लोगों को टेल मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, ये ठीक ऑपोजिट होते हैं फेवरेबल इवेंट्स के। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टू एनी इवेंट ए देयर इज एन इवेंट नॉट ए, या फिर इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए टू द पावर सी और ए बार से, विच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो सैंपल स्पेस मान लीजिए अगर बनी हुई है हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी डाइस की सैंपल स्पेस बन गई। इसी में हम लोगों ने एक इवेंट लिया ऑड नंबर्स का 1, 3 और 5। तो अगर हम लोगों ने 1, 3 और 5 लिया हुआ है तो ए कॉम्प्लीमेंट्री को जब हम लोग बनाएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट्री में वो सारे इवेंट्स होंगे जो कि ए में नहीं है। ठीक है, सैंपल स्पेस हमारे पास में बनी हुई थी, इस सैंपल स्पेस में से हमने एक इवेंट को निकाला ए, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री यूनिट्स डाली 1, 3 और 5। अब जो हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री जब लेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम लोग बनाएंगे उस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में वो सारे एलिमेंट्री यूनिट्स होंगे जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए में प्रेजेंट है 1, 3 और 5,
तो 2 जो ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसमें प्रेजेंट है 2, 4 और 6, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब इसके एक चीज़ निकल करके इसमें से आती है, पॉइंट निकल करके आता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर हम लोग ए को हम लोग बोल रहे हैं सक्सेस, ठीक है, और इस ए कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग बोलते हैं फेलियर, ठीक है। तो जो सक्सेस और फेलियर इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हम लोगों को मिलती है 1 के बराबर, जो कि होती है प्रोबेबिलिटी की एक्सट्रीम वैल्यू। तो जब भी आप इस इवेंट को और प्लस इसके कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाता है 1। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। तो एग्जॉस्टिव इवेंट बहुत सिंपल सा है, दोज इवेंट्स व्हेन टेकन टुगेदर फॉर्म द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, in other words a set of events out of which at least one is sure to occur when the experiment is performed are called exhaustive events। जैसे कि सैंपल स्पेस हम लोगों के पास में यहाँ पर देखिए, इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये सैंपल स्पेस बना हुआ था, एक हम लोगों ने इवेंट लिया ए जिसमें 1 था, उसके बाद हम लोगों ने बी लिया जिसमें 2 था, उसके बाद सी लिया जिसमें कि 3 था, इसी तरीके से हमारा लास्ट में आया, और एक हमने इवेंट लिया जिसमें कि 6 था। तो अब हम लोग जब उसको इवेंट को परफॉर्म करेंगे तो ये तो श्योरिटी है हम लोगों को कि इनमें से कोई ना कोई एक इवेंट तो होगा ही। तो इन जितने भी इवेंट हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके हम लोगों ने जितने भी इवेंट लिए हुए हैं, इनको जब हम ग्रुप कर देते हैं, इनको जब हम लोग मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो देखिए यही लिखा हुआ, दोज इवेंट्स व्हेन टेकन टुगेदर फॉर्म अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन अदर वर्ड्स। तो इन ये वाले जितने भी इवेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब कि जब ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, सैंपल स्पेस बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 की ये एक सैंपल स्पेस बना देंगे, इनको हम लोग इंडिविजुअली बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि देयर आर इक्वल चांसेस जो है कि वो अकर हो सकता है। जैसे अगर हम लोगों ने मान लीजिए कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल, यही 2 इवेंट्स हमारे पास में होते हैं। तो इन दोनों इवेंट्स के होने के चांसेस क्या होते हैं, इन दोनों इवेंट्स के होने के चांसेस होते हैं 1/2, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0.5 और 0.5। तो देखिए इक्वल चांसेस है, मतलब हेड के भी 0.5 चांसेस और टेल के भी 0.5 चांसेस है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने एक डाइस को थ्रो किया हुआ है, तो जो डाई को हम लोग थ्रो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनके आने के चांसेस क्या है, 1/6, ठीक है। अब ये कैसे 1/6 है, इसका मतलब होता है फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल अगर 1 है अपॉन में टोटल, मतलब कितने एलिमेंट्री यूनिट्स हमारे पास में टोटल है, तो ये हो जाता है 6। तो 1/6, तो हर एक के चांसेस, मतलब 1 के आने के चांस भी 1/6 है, 2 के आने के चांस भी 1/6 है, 3 के आने के चांस भी 1/6 है, 4 के भी 1/6 है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। अब देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बॉल हमारे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है, इस बॉल के अंदर में कुछ चिट्स पड़ी हुई हैं। सपोज इसमें 5 चिट्स पड़ी हुई हैं जिन पे कि नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 इसमें चिट्स पड़ी हुई, उसमें नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5। अब आपने मान लीजिए एक इसमें से चिट निकाली, अब आपने जो चिट निकाली है उसमें 3 के आने के क्या चांस है, मतलब जो आपने चिट निकाली उस पर नंबर 3 होने के क्या चांसेस हैं। तो नंबर 3 हमारा एक ही बार अकर हुआ, टोटल नंबर ऑफ जो चिट्स हमारे पास में थी वो 5 थी, तो उसमें 3 के आने की क्या प्रॉबिलिटी, 1/5। अब मान लीजिए आपने ये जो चिट थी, ये चिट निकालने के बाद आपने वापस से फिर से इसको डाल दिया इसमें। अब जब आपने इसमें चिट्स निकाली थी, एक जो चिट आपने बाहर निकाली थी तो तब इसमें 4 हो गई थी, लेकिन जब आप इसमें वापस डाल देते हैं इसको तो वापस से कितनी हो जाती हैं, 5 हो जाती हैं। तो जब आपने इसे वापस से डाल दिया, इसमें 5 हो गई हमारे पास में। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर जो अब आप फिर से सेकंड आप ट्रायल कर रहे हो, तो सेकंड ट्रायल में 5 आने के क्या चांसेस हैं, तो 5 आने के क्या चांसेस होंगे, 1/5, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्या मैंने कहा कि एक बॉल था हम लोगों के पास में, उस बॉल में 5 चिट्स थी, उन 5 चिट्स पे नंबर पड़ा हुआ था 1 2 3 4 5। आपने पहली चिट निकाली, तो पहली चिट निकाल ली आपने, मैंने तो आपसे पूछा कि उसमें 3 आने की क्या प्रॉबिलिटी है, तो आपने कहा 1/5, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 चिट्स थी और 3 एक ही बार अकर हुआ, तो उसकी प्रॉबिलिटी हो गई 1/5। अब आपने वाली चिट उसमें वापस डाल दी, आपने फिर सेकंड टाइम उस ट्रायल को परफॉर्म किया। अब मैंने आपसे पूछा कि 5 आने की क्या प्रॉबिलिटी है, तो आपने फिर से कहा कि 1/5, क्योंकि टोटल हमारे पास में 5 चिट्स थी और
जो 5 है वो एक ही बार अकर हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। ठीक है, तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब कि एक जो इवेंट है वो दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोज इवेंट्स हुज आउटकम डज नॉट डिपेंड ऑन सम प्रीवियस आउटकम नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स एन एक्सपेरिमेंट हैज बीन conducted, the probability of occurrence of the independent event will be the same. For example, tossing a coin is an independent event in probability. तो इंडिपेंडेंट इवेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल यही होता है कि जहां पर रिप्लेसमेंट हो रही है, आपने चिट निकाली वापस से डाली, फिर अब आप मान लीजिए थर्ड टाइम कर रहे हो, ठीक है, आपने सेकंड टाइम निकाला था, आपने फिर इस चिट को वापस से उसमें डाल दिया था उस बॉल में। अब आप थर्ड टाइम निकालो तो थर्ड टाइम आप निकाल रहे हो तो उसमें आपके 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे फिर से 1/5। ठीक है, लेकिन यहीं पर मान लीजिए क्या है, जैसे ये हम लोगों ने बॉल जो लिया था इसमें 5 चिट्स थी, 1 2 3 4 5। तो अब आपने पहली बार जब फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया इसमें, तो मैंने आपसे पूछा कि 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपने कहा 1/5। अब आपने जो चिट निकाली थी वो चिट आपने वापस से रिप्लेस इसमें नहीं करी। ठीक है, तो जब आपने वापस से रिप्लेस नहीं करी तो अब इसके अंदर कितनी चिट्स बची, 4 चिट्स बची हैं। तो अब अगर आपने दूसरी सेकंड टाइम जब आपने इसमें से विड्रॉ किया, आपने तो सेकंड टाइम इसमें से चिट को निकाला, तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, यहाँ पर पहले की तो 1/5 थी, लेकिन दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ जो अंदर चिट्स थे वो कम हो गए। इसका थर्ड टाइम जब आप विड्रॉ करेंगे, आपने सेकंड टाइम निकाला, इसको भी आपने अपने पास रख लिया, आपने इसमें बॉल में वापस से नहीं डाला, तो थर्ड टाइम जब आप विड्रॉ करेंगे और थर्ड टाइम 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो वो हो जाएगी 1/3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो ये 5 की प्रोबेबिलिटी थी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी थी, वो 3 आने पे डिपेंड थी। ठीक है, जो 1 की प्रोबेबिलिटी थी वो इस 5 पर डिपेंड हो गई। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, और यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे, हम लोगों ने एक बार निकाला और उसको अपने पास में रख लिया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अब हम सेकंड टाइम उसको विड्रॉ करने वाले हैं तो वो सेकंड टाइम वाला हमारा पहले वाले इवेंट की वजह से डिपेंड हो जाएगा, मतलब पहले वाले इवेंट पे वो सेकंड इवेंट हमारा डिपेंड हो जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड इवेंट होगा वो सेकंड इवेंट पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, जो थ्योरम होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आता है ये, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग इसका यूज़ करते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स का। सो ये सारे जितने भी टर्म्स है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। किसी भी तरीके के टर्म में कोई भी तरीके के आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।